पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सदिश राशियों के गुणनफल दो प्रकार से होते हैं। अदिश गुणनफल पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इसमें हम बात करते हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सदिश गुणनफल में हम क्या लेते हैं, इस बी वेक्टर का लंबवत घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। अगर ये बी वेक्टर है और इनके ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो बी वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे कि हम बी वाई कहते हैं, क्या आ जाता है बी कॉस बी साइन। अदिश गुणनफल में b का क्षैतिज घटक लेते हैं, सदिश गुणनफल में b का ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, तो दोनों लंबवत घटक लेते हैं। तो वहां हमने देखा था कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a का परिमाण a की दिशा में, b का परिमाण लंबवत दिशा में b बाई a, तो a है a, और बी वाई का मान बी वेक्टर के ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण बी साइन बी। क्रॉस प्रोडक्ट से जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश होती है और इसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबवत होती है, जहां एन एकांक वेक्टर है और इसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबवत है। यहां पर भी हम एन क्या है। ये तो था कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना। अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, तो आप क्या कहेंगे कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण a, बी वेक्टर का b, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और यहां पर क्या आ जाता है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के उनके बीच के कोण की ज्या साइन के गुणनफल के बराबर। अब चूंकि इनसे प्राप्त राशि सदिश मिलती है, इसकी दिशा भी होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि इसकी दिशा ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत होती है। ए और बी से बनने वाला तल गोल का हो गया और गोल के तल के लंबवत। ये ए और ए बी साइन थीटा की दिशा है। तो जो एन कैप है, कैप आपने लगाया यूनिट वेक्टर परिमाण ए, और इसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबवत है। ये तो आ जाती है इसकी डेफिनेशन। अब हम दिशा कैसे ज्ञात करें? दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड का अनुलोम दाएं हाथ का नियम लगा। दाएं हाथ का नियम कैसे लगेगा? अगर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुणा कर रहे हैं, तो अपने हाथ की अंगुलियों को ए से बी की तरफ ले जाएं। जो अंगूठे की दिशा होगी वो इनके सदिश गुणनफल की दिशा होगी। अतः जो एन कैप होगा, अब वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ। और यदि आप बी क्रॉस ए करते हैं, अब जैसे पिछले वाले में हमने ये एंगल लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों के बीच का न्यून कोण लेना है। बी और ए के बीच का कोण याद है, बी से ए की तरफ उंगलियां रखेंगे। बी क्रॉस ए के लिए बी से ए की तरफ, अंगूठा की तरफ नीचे। तो जो एन कैप होगा, अब उसकी दिशा नीचे की तरफ। अगर आप ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ, इसकी दिशा, जिनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी दिशा नीचे।
किस तरह से A क्रॉस B से जो प्राप्त राशि होगी सदिश होती है और सदिश राशि की दिशा का निर्धारण दाएं हाथ की नियम के अनुसार हम करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। दो सदिश राशियों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इससे प्राप्त राशि सदिश होती है। यहाँ n कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर है और इसकी दिशा A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के लंबवत है। अब हम एग्जाम्पल में जैसे आप एक त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या है? ये H और ये है इसकी लंबाई L या बेस आधार B। ये इसको आप कहते हैं A वेक्टर या B या इसकी लंबाई, इस भुजा की लंबाई A, इस भुजा की लंबाई। इन दोनों में रिलेशन आपको देखना है। H अपॉन B लंबवतीकरण साइन H इज इक्वल टू B। आप अगर इसकी दिशा लेते हैं तो ये A वेक्टर होगा, इसकी दिशा लेते हैं तो ये B वेक्टर होगा, और केवल लंबाई लेते हैं तो इसका परिमाण अर्थात A आएगा, केवल इसका परिमाण अर्थात लंबाई लेते हैं तो ये B। ये इसका परिमाण अर्थात इसकी ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल या आप इसको L इंटू B, L इंटू B, इसको लिया आपने किया होगा। जो क्षेत्रफल होगा A क्या होगा? 1/2 आधार L इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ L H H की जगह क्या लिखें? B हाफ L B हाफ L वेक्टर क्रॉस ए बी, और इसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों के लंबवत होगी। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत। एक तो क्षेत्रफल इसका उदाहरण आ गया। दूसरा उदाहरण, जब आप बलाघूर्ण निकालते हैं, आपको पता है कि जो बलाघूर्ण होगा वो स्थिति वेक्टर और बल वेक्टर दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों से हमें क्या मिलता है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण भी कैसी राशि है? सदिश राशि। एक एग्जांपल किया। अगला एग्जांपल, जो रेखीय त्वरण होता है, रेखीय त्वरण आपने पढ़ रखा है A इज इक्वल टू आर एन। कोणीय त्वरण क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण। न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इस फॉर्मूले पर। और ये स्थिति वेक्टर या त्रिज्या भी कह सकते हैं आप इसको, त्रिज्या या स्थिति वेक्टर भी कह सकते हैं, स्थिति वेक्टर। और ये रेखीय त्वरण। तो जो रेखीय त्वरण होता है इन दोनों से अल्फा क्रॉस आर, कोणीय त्वरण और स्थिति वेक्टर के सदिश गुणनफल से आपको रेखीय त्वरण मिलता है। और क्योंकि त्वरण सदिश राशि है तो इसलिए रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण और स्थिति वेक्टर के सदिश गुणनफल से प्राप्त। इसी तरह से इज इक्वल टू
कोणीय वेग और ये स्थिति। तो क्षेत्रफल बताया था इसका एग्जांपल, दूसरा बलागुण स्थिति वेक्टर और बल के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण और स्थिति वेक्टर के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। रेखीय वेग, कोणीय वेग और स्थिति वेक्टर के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। इन तीनों पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिए न्यूमेरिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स। सदिश गुणनफल क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल कैसी राशि है, सदिश है, इसकी दिशा क्या होती है, ए और बी दोनों की लंबक किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एन कैप। एन कैप क्या है, एकांक वेक्टर जिसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबक। अब हम सदिश गुणनफल के गुण पढ़ेंगे। सदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा था कि अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सदिश गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। सदिश गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। क्यों होता है धनात्मक? दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। परिभाषा के अनुसार क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू। अब जो थीटा होता है ए और बी के बीच का न्यून कोण होता है, ए और बी के बीच का न्यून कोण। और अगर न्यून कोण होगा तो इसका मान, थीटा का मान 180 डिग्री से कम होगा। और 180 डिग्री से कम होगा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू केवल इन्हीं दो क्वाड्रेंट में हो सकती है। यहां भी साइन की वैल्यू यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव। याद रखने का तरीका आपको ध्यान होगा, एड शुगर टू कॉफी, एड ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, शुगर साइन। इन दोनों क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 180 से सदैव कम रहती है। ए और बी के बीच का आपको न्यून कोण लेना है, 180, छोटा कोण लेना है, बड़ा कोण नहीं लेना, छोटे वाला कोण लेंगे। और 180 डिग्री से कम होने के कारण साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए ए डॉट बी सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। अब आता है सेकंड पॉइंट, यह है क्रम विनिमय। नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। आदेश गुणनफल क्रम विनिमय होता था, क्रम बदलने। वहां क्या पढ़ा था आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्रम बदल दिया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप इनका क्रम बदल दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपने क्रम बदल दिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब क्यों बराबर नहीं होंगे ये भी देखते हैं। आपने कहा कि ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दिशा ए से बी की तरफ
ए से बी की तरफ आप उंगलियां रखेंगे, दिशा क्या आ गई, ऊपर की तरफ। अब आपने कहा बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी ए साइन थीटा। अब आपने कहा बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ आपको उंगलियां लानी है, अंगूठा की तरफ क्या नीचे, दिशा क्या होगी नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, इसके लिए मैं साइन। जब आपने कहा था ए से ए क्रॉस बी, उंगलियां ए से बी की तरफ रखी, अंगूठा ऊपर, ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर की तरफ। जब आपने कहा बी क्रॉस ए, अंगूठा नीचे की तरफ, दिशा नीचे, दोनों दिशाएं ऊपर होगी। और आपने पढ़ा था कि एक वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है और दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ है, तो आप क्या लिखते थे कि ए और बी के परिमाण तो बराबर हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत। यहां पर भी ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे। तो अगर आपको दोनों को बराबर लिखना भी पड़ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, माइनस साइन आता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी, यह है वितरित होता है। वितरण के नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है। कैसे? जैसे आपने ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और सी वेक्टर के योग के साथ किया, तो ये इसका मान ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अर्थात वितरण के नियम का पालन करता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? दो परस्पर लंबवत वक्रों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो लंबवत वेक्टर, बीच का एंगल कितना होगा? 9। ये ए वेक्टर और ये दूसरा बी, दोनों के बीच का एंगल 90। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, आप जानते हैं इसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो ए और बी दोनों के लंब। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। बी क्या है? बी वेक्टर का परिमाण। साइन 90 वैल्यू 1। तो दोनों वेक्टरों का अदिश सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर आ जाता है।
दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। थीटा की वैल्यू जीरो। समांतर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की दिशाएं समान है, थीटा की वैल्यू जीरो है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, दोनों के बीच का एंगल जीरो इंटू। और आप जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो एन कैप है सदिश है या आपको मैंने शुरू में बताया था कि इसको जीरो वेक्टर या जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो की जो दिशा होती है वो अनडिफाइंड होती है, इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। तो जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं। तो दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जीरो के बराबर और शून्य। किसी वेक्टर का सदिश गुणनफल सदिश वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। ए वेक्टर था, दूसरा आपने एक और ए वेक्टर ले लिया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया जीरो। आपने कहा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर का परिमाण ए, दोनों के बीच का एंगल जीरो इंटू दोनों समान दिशा में तो जीरो हो गया। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो। जीरो वेक्टर या जीरो। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ सदिश गुणनफल जीरो। अच्छी प्रॉपर्टी होगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी, अदिश गुणनफल में भी लंबकोणीय एकांक वेक्टरों का गुणनफल न्यूमेरिकल प्रोडक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रोडक्ट के लास्ट पॉइंट होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट। कोणीय एकांक वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या सदिश गुणनफल। लंबकोणीय एकांक वेक्टर फिर मैं आपको याद दिलवा दूं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष की दिशा में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। इन सबका परिमाण एक होता है, इसलिए एकांक वेक्टर कहलाते हैं। लंबकोणीय अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इन्हीं दो के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है।
अब अगर आप आई कैप क्रॉस आई कैप कहते हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप कहते हैं, के कैप क्रॉस के कैप, आई के बीच का एंगल कितना, जे और जे, अगर आपने कहा जे डॉट जे, इनके बीच का एंगल भी 0, और के कैप डॉट के कैप, इनके लिए एंगल किसी एक का मैं बता देता हूँ, सबका वही होगा, जैसे आई कैप और क्रॉस क्रॉस को, आई कैप क्रॉस आई का परिमाण ए, आई का परिमाण ए, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 0, साइन 0 0, ऐसे ही जे का परिमाण ए, इस जे वेक्टर का परिमाण ए, दोनों के बीच का एंगल 0, यहां पर भी के का परिमाण ए, दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0 0। तो इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। अब आपको आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, जे कैप क्रॉस आई कैप करना है, के कैप क्रॉस आई कैप, इनका प्रोडक्ट करने के लिए आई जे और के, देखिए आप साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आई जे, आई और जे का जब आप प्रोडक्ट करती हैं तो नेक्स्ट के कैप, जब आप जे क्रॉस के करती हैं तो नेक्स्ट क्या आता है आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करते नेक्स्ट क्या जे, तो आपको ये तब है जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, मतलब हो गया जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, नेक्स्ट आई, के क्रॉस आई, नेक्स्ट जे। ये तब था जब आप क्लॉकवाइज चलते, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, यह है जे क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस जे, के क्रॉस। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी, क्रम विनिमय नहीं होता था, कॉम्पिटिटिव नहीं होता था, तो यहां पर क्या आता था, जे आई क्रॉस जे के, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो यहां पर आएगा माइनस के कैप, यहां पर भी आपने ऑर्डर चेंज कर दिया क्या आएगा माइनस आई कैप, यहां पर भी आपने ऑर्डर चेंज कर दिया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, यहां पर तो अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आई जे, जे क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आई क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट जे, और आई के जे, और के कैप क्रॉस जे कैप, नेक्स्ट क्या है आई, ये माइनस आई, इनके ऑर्डर ध्यान रहेगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे, नेक्स्ट है के, फिर जे क्रॉस के, नेक्स्ट है आई, के क्रॉस आई, नेक्स्ट है जे। तो क्लॉकवाइज में आपको पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज में जे क्रॉस आई, नेक्स्ट के माइनस आई क्रॉस के, नेक्स्ट क्या है जे, के क्रॉस जे, नेक्स्ट क्या है माइनस। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप इनका प्रोडक्ट क्लॉकवाइज निकालने या एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको एक बता देता हूं कि आई क्रॉस जे के ही जो है उसी के आधार पर आप बाकी और भी समझ। आई कैप क्रॉस के, आई यूनिट वेक्टर है, परिमाण कितना 1, के यूनिट वेक्टर, परिमाण, साइन, दोनों के बीच का एंगल 90 इंटू साइन 90 1 होता है, तो यहां पर क्या रह जाता है 1 इंटू एन। यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आई और के दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस के अनुदिश आपको एकांक वेक्टर लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है कौन सा, की वेक्टर। तो आप इस के कैप, तो इसका के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, दोबारा बोल लेते हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर, परिमाण कितना, जे कैप यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, एन कैप 1 sin 90 1, कितना आ गया। अब ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टरों के दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को एक्स और वाई दोनों के लंबवत जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कहीं से प्रदर्शित करते हैं के कैप से। ये क्या जाएगा के। इसी तरह से जब आप जे और के का प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, यूनिट वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सी एक्सिस होगी, इसके भी और इसके भी दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, क्या होगा। इस तरह से आप इनको अगर भूल जाते हैं तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप ध्यान रखिए कि आई जे का प्रोडक्ट के मिलेगा, जे के का प्रोडक्ट आई मिलेगा, के आई का जे, और इसको जैसे मैंने आपको बताया साइक्लिक ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं। आई जे नेक्स्ट है के, जे के नेक्स्ट है आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई नेक्स्ट क्या है जे। ये ध्यान रख सकते हैं इन पर भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो।